सिनेमाया के सभी दर्शकों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना सलाम पेश करता हूँ। आज तो आप लोग चौंक गए होंगे कि हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं ये कौन है। इनका पहला तारुफ तो ये है कि अभी 2020 में इन्होंने सीनियर मैनेजर के पोस्ट से रिटायरमेंट हासिल किया है बैंक ऑफ इंडिया के एक आला अफसर की हैसियत से। लेकिन इससे अलग हटकर जो इनकी अपनी एक शनाख्त है, अपनी एक पहचान है अपने काम के हवाले से, वो काम इतना इम्पॉर्टेंट है, इतना अहम है कि उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। ये है जनाब विश्वास नेरुलकर जी, और मेरा ख्याल है कि इनका नाम सुनकर आप में से बहुत सारे लोग अब इन्हें पहचान गए होंगे, क्योंकि ये 12 किताबों के खालिक हैं, म्यूज़िक रिसर्चर हैं और संगीत के क्षेत्र में इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं कि जिन्हें अल्फाज में लाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनका काम इतना वसी है कि इतने बड़े समंदर को कूज़े में समेटना ये तो बड़ी मुश्किल की बात हो जाती है। तो आज मेरे साथ विश्वास नेरुलकर जी हैं और इनकी क्या उपलब्धियां रहीं, क्या इनके तजर्बात रहे, मैं इनके बारे में अपनी ज़बान से कुछ कहने के बजाय चाहूँगा कि विश्वास जी ख़ुद आप लोगों को अपने बारे में कुछ बताएं। जी, आपके दर्शक आपके सामने हैं। तो विश्वास जी, पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आपकी ये ज़िंदगी की शुरुआत, जो सफ़र हुआ आपका शुरू, ये ख़ास तौर से संगीत के क्षेत्र में, ये कैसे हुआ? एक्चुअली 1972 में तभी हम लोग ज़्यादा करके कलर फिल्में ही देखा करते थे जी। ब्लैक एंड वाइट फिल्में तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। अच्छा। तो 1972 में एक पिक्चर आई थी चोरी चोरी, हमारे तब हम लोग गोंदिया में थे। ओके। तो वहाँ पर मैटिनी शो में चोरी चोरी रिलीज़ हुई थी। मेरे बड़े भाई का बड़ा शौक था, वो बोले चलो ये पिक्चर देखनी है। मैं बोला ब्लैक एंड वाइट पिक्चर में नहीं देखते, अच्छा, मुझे कलर पिक्चर में ही मजा आएगा, ब्लैक एंड वाइट के लिए नहीं आऊँगा। तो बोला नहीं चलो अच्छी पिक्चर है, तो मज़ा आएगा, गाने वाने भी अच्छे हैं, तो चलो ठीक है। तो वो बहुत पीछे पड़ गया तो मैं चला गया। मैंने जब देखा पिक्चर और पिक्चर चालू हो गई और एक से एक गाने आने लगे तो हाँ। मैं तो एकदम हिल ही गया। मैं बोला अरे ये मतलब क्या ब्लैक एंड वाइट में ऐसे गाने होते हैं? कलर पिक्चर में तो कभी ऐसे गाने इतने एक से एक के पीछे एक हिट गाने जी और सारे एकदम दिल को छूने और वो गानों से भरी हुई फिल्में हुआ करती थी कि जिसमें फिल्म चाहे जैसी हो लेकिन गाने सब एक बिल्कुल करते थे। लेकिन ये ब्लैक एंड वाइट का कमाल था कि मुझे बाद में समझ में आया। तो मैंने तभी चोरी चोरी देखने के बाद मुझे बड़ा चस्का लग गया कि मैं जो ब्लैक एंड वाइट पिक्चर है वो बढ़िया म्यूजिक वाला पिक्चर होता है तो वो ही देखना है। फिर हमने कई उस टाइम पे अवेलेबल भी बहुत सारी फिल्में थी। ये बड़ी मज़े की बात है कि हमारे दर्शकों में जो हमारे फॉलोअर्स हैं उनमें ज़्यादातर ऐसे लोगों की तादाद है जो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के बिल्कुल रसिया हैं और उनसे भी हमें बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध होती रहती हैं। लेकिन फिर भी जो हैसियत आपकी है, क्योंकि एक आम सुनने वाला और एक फिल्में बनाने वाला, संगीत को रचने वाला, इनमें बड़ा फ़र्क हो जाता है। तो आपकी हैसियत भी ऐसी है कि म्यूज़िक के समंदर में आप गोते लगाते रहते हैं और एक से एक मोती लेकर आप बाहर निकलते रहते हैं और फिर उन मोतियों को, बेशकीमत मोतियों को सुनने वालों के हवाले करते हैं। इनकी रिसर्च के बहुत सारे कारनामे हैं, लेकिन इन्होंने जो शुरुआत अपनी की थी वो 1983 मेरा ख्याल है। हाँ, 83-84 में, मतलब रिसर्च फील्ड में 83 से जी। फिल्में देखने की शुरुआत इन्होंने ब्लैक एंड वाइट की 1972 से किया था और फिर वहाँ से जब ये ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की तरफ आकर्षित हुए और उनकी गानों की अहमियत को जब इन्होंने समझा तो फिर वो शौक़ और जागा और वहाँ से वो सफ़र आगे की तरफ बढ़ा और फिर 1983 में एक शुरुआत हुई और ये थी कि ये जो चीज़ें हैं इनकी हकीकत क्या है, तह में जाना, अंदर जाके वो बातें तलाश करना। और ये एक ऐसा शौक़ था कि जिस शौक़ से विश्वास ये आगे बढ़े। और ये वो दौर था कि जब इनके पास उतने साधन नहीं थे, सोर्सेज और रिसोर्सेज की बड़ी कमी हुआ करती थी, लेकिन शौक़ तो फिर शौक़ होता है। रोशनी के लिए अगर सूरज ना मिले तो फिर चिराग ही काफ़ी होता है। बस यही बात थी विश्वास जी के, उस विश्वास की कि इन्हें यकीन था कि मैं आगे इसी चीज़ को लेकर आगे बढ़ूँगा और अपने शौक़ में ये आगे बढ़े। तो 1983-4 में जब आप आए और आपने मेरे ख्याल से बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स के बारे में, हाँ, शुरुआत में एक्चुअली क्या, मैं जब रेडियो पे कई गाने सुनता था तो मैं जो गाना अच्छा लगता था मैं डायरी में नोट कर लेता था जी। तो मैं ऐसे ही बहुत सारे गाने नोट हो गए। तो एक बार ऐसे ही
चेक करता गया भाई ये किसका म्यूजिक है क्या है, वो तभी इतना ध्यान नहीं देते थे। गाना पसंद आया लिख के रख दिया, बाकी इसका म्यूजिक है वगैरह वो कोई इतना इम्पोर्टेंस उस टाइम लगता नहीं था। लेकिन बाद में जब पूरा चेक किया करने लगा लिस्ट, तभी समझ में आया कि इसमें बहुत सारे गाने तो मदन मोहन जी के। तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा मदन मोहन जी की तरफ मेरा ज़्यादा रुझान है। अच्छा। मैंने सोचा कि चलो भाई तो मदन मोहन जी ने और क्या क्या किया है, तो वो जो वो ढूंढे। वो चक्कर में बहुत जगह ढूंढ रहा था, तो एक माहिम में एक चंद्रकांत पई करके एक रहते थे उस दौरान जी, तो उनका रिकॉर्डिंग का धंधा था, तो वो कई कैसेट्स वगैरह रिकॉर्ड करके देते थे। तो वो लकीली हमारे एक डिस्टेंट रिलेटिव भी निकल आए। तो मैं उनके यहाँ जाता था तो मुझे बोलने लगे यार तेरे को इतना शौक है तो इधर ही बैठ के सुना कर। अच्छा। क्योंकि मेरे जैसा और एक आदमी बनने की कोशिश, तो ये तो एक बहुत बड़ी हेल्प हो गई। तो मैं वहाँ पे बैठ के मैंने मदन जी के बहुत गाने जो मैंने कभी सुने नहीं थे वो सारे सुने। मुझे ऐसा लगा कि मदन जी का म्यूजिक बहुत अच्छा है, तो इसका कुछ एक लिस्टिंग हो जाना चाहिए जी। क्योंकि एक जगह पे ऐसा कहीं लिस्ट मिल नहीं रहा था मदन जी का। तो कोशिश में लगे थे, तो यहाँ वहाँ से जानकारी इकट्ठा करते 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 वो सारी जमा करके वो मैंने पहली किताब वो मदन मोहन जी की साइक्लो स्टाइल फॉर्मेट में अच्छा बनाई। यानी कि साइक्लो स्टाइल में जो आपकी किताब पहली आई वो मदन मोहन जी जी। और वो बहुत लोगों को पसंद आई, तभी कि 10 रुपया 20 रुपये प्राइस में हम लोगों ने उसको बेचा था। तो कुछ एकदम कट टू कट प्राइस में ये था, उसको कोई नो प्रॉफिट मेकिंग बेसिस पे। लेकिन लोगों ने बहुत पसंद किया, फिर लोग बोलने लगे कि भाई और म्यूजिक डायरेक्टर की बनाओ, ये अच्छा काम कर रहे हो तुम। तो ये जो आपकी पहली कोशिश थी लोगों तक पहुंचने की, इस माध्यम से मदन मोहन जी की जो जानकारियां थी, तो इसको जब लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहा तो फिर आपका हौसला बढ़ा होगा कि अब हम किसी और के बारे में भी। बिल्कुल जी। तो फिर आप नेक्स्ट आपने कौन सा किताब अपनी? इसके बाद में कम से कम 10-12 म्यूजिक डायरेक्टर की बनाई थी। शंकर जैक्सन की बनाई, श्री रामचंद्र, रोशन, वसंत देसाई, फिर नौशाद, रोशन का तो मैंने बता दिया। ऐसे 8-10 म्यूजिक डायरेक्टर की बनाई और काफी पॉपुलर हो गई वो उस टाइम पे। जी। और ये ऐसी नॉमिनल प्राइस में हम बेचते थे तो लोग उसको खरीदते थे, और कई लोगों के पास आज भी वो संभाल के रखी हुई है। चीज़ क्या है कि संगीत के रसिया तो हर दौर में रहे हैं। ये संगीत एक ऐसा समंदर है कि इसमें इंसान जितना तैरता है उतना ज़्यादा तैरने के साथ साथ डूबता चला जाता है, और ये ऐसा था सागर है जिसका कोई अंत नहीं है। तो ये जब शुरुआत हुई, आपने सुना कि 1983 में जब इनकी शुरुआत हुई तो साइक्लो स्टाइल में ये किताबें निकालते थे, और पहली किताब जो इन्होंने निकाली मदन मोहन जी भी निकाली। और जब मदन मोहन जी की किताब उनके चाहने वालों तक पहुंची तो फिर इनकी डिमांड भी बढ़ी कि भाई अब किसी दूसरे पे भी काम किया जाए, और इस तरह से इन्होंने ये सफ़र शुरू किया। और उसके बाद 90 तक इन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर साइक्लो स्टाइल में बुक्स निकाली, जिनकी मार्केट में एक बहुत अच्छी डिमांड थी क्योंकि प्राइस बहुत कम थी और जानकारियाँ उसमें बहुत ज़्यादा थी। लेकिन 1990 में एक नई शुरुआत हुई, वो शुरुआत बताएं आप। ये उसके पहले एक बात बता दो कि जी साइक्लो स्टाइल में वसंत देसाई जी की भी मैंने बनाई थी। तो वो राजू भारतन ने जब देखी तो राजू भारतन इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने उसके ऊपर एक फुल पेज रिव्यू लिखा। अच्छा, वाह। मतलब ये बड़ा ताज्जुब वाली बात है कि साइक्लो स्टाइल बुक के ऊपर और फिर राजू भारतन जी का एक रिव्यू आना बड़ी बात थी। बड़ी बात थी क्योंकि फिल्म क्रिटिक में और फिल्म जर्नलिस्ट की अगर हम बातें करते हैं तो उसमें राजू भारतन जी का नाम बड़े ही रोशन अक्षर में ऊपर लिखा नजर आता है, और उनकी जो जानकारियाँ होती हैं वो बड़ी ही ऑथेंटिक मानी जाती हैं। किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी फिल्म के बारे में अगर राजू भारतन जी का कोई रिव्यू आ गया, कोई बात आ गई, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। और वो राजू भारतन जी जिनका शोहरा पूरे आलम में है, उन्होंने इनके साइक्लो स्टाइल बुक पे अपना फुल पेज का एक रिव्यू लिखा। ये एक उस वक्त के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। 1990 का जब साल आया तो एक नया मोड़ आया इनकी इस रिसर्च के कैरियर में, क्योंकि अब एक किताब आती है मार्केट में, और ये एक ऐसी किताब थी कि जो एक तहलका खेज़ किताब थी और एक नया रंग लेकर मार्केट में आई थी। और ये किताब थी हमारे देश की सुर कोकिला मलका तरन्नुम लता मंगेशकर जी पे। और जब लता मंगेशकर जी पे ये किताब निकली तो ये भी एक नया चैप्टर था रिसर्च की दुनिया में, क्योंकि उस किताब में भी ऐसी ऐसी बातें थी, ऐसे ऐसे इंकिशाफात थे कि जो उनसे पहले किसी और ने नहीं किए थे। बिल्कुल। उस किताब के बारे में ज़रा बताएं आप।
वो एक्चुअली उस दौरान ये लता जी का भी साइक्लोस्टाइल बनाने के प्रोग्राम था जी। फिर मेरे एक दोस्त थे रविंद्र भूषण संसारे करके जी। उन्होंने मुझे बोला कि ये साइक्लोस्टाइल में बना देगा तो ये कोई भी उठा के इसकी किताब बना देगा और तुम्हें तो कोई क्रेडिट मेहनत तुम्हारी चली जाएगी। हाँ, मेहनत सारी तुम करोगे और कोई और क्रेडिट कोई और लेके जाएगा। सही है। तो इसको हम लोग किताब की शक्ल में बनाते हैं। तो फिर प्रॉब्लम ये था कि जानकारी जैसे कुछ गीत कोश वगैरह निकले हुए थे तो उसमें 1980 तक वगैरह इंफॉर्मेशन लता जी के गानों की थी लेकिन हमको तो मुकम्मल देनी थी आगे की जो पीरियड है उसकी भी जानकारी देनी थी जी। तो वो ढूंढने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी और दूसरी जो अर्ली पीरियड की भी जो जानकारी थी उसके भी कई गानों के बारे में थोड़े डाउट्स थे। तो फिर इसका क्या किया जाए तो फिर हमने HME के ऑफिस में एक बार गए उधर हीरो म्यूजिक हाउस के बाजू में चर्च गेट में उनकी बड़ी ऑफिस थी उस टाइम पे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे एक आदमी बैठे थे के जायसवाल तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनको मैंने बोला कि ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे तो आप जरा मुझे हेल्प कीजिए कि वो आपके पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है जी उसको मुझे क्रॉस रेफरेंस के लिए दे दीजिए जी। तो वो बोले नहीं हमारे पास तो कुछ नहीं है हमारे गोडाउन में आग लग गई थी तो सारे हमारे कैटलॉग्स जल गए ये हो गया तो हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो फिर मैंने निकलते समय मैंने सिर्फ उनको बोला कि मैं आपके बारे में मैंने सुना था और मैं आपसे बहुत साल से मिलना भी चाहता था। तो बोले क्यों? तो बोले मैं जब साइक्लोस्टाइल बना रहा था वसंत देसाई जी की तब मुझे पता चला था कि आप उनके 10 साल असिस्टेंट रह चुके हैं तो मैं उनके बारे में थोड़ी जानकारी और मिलेगी आपसे करके मैं आपका पता ढूंढ रहा था लेकिन किसी ने मुझे आपका कोई रेफरेंस दिया नहीं इसलिए मैं मिल नहीं पाया लेकिन मैंने वो साइक्लोस्टाइल बुक बना दी वसंत देसाई। बोले अच्छा वो तो मेरे गुरु थे तो आप एक काम कीजिए वो जरा मुझे भेज देंगे क्या वो साइक्लोस्टाइल वाली। तो मैंने ठीक है मैं भेज दी उनको दूसरे मेरे फ्रेंड के थ्रू उनको भेज दी। तो पहुंच गई तो दूसरे तीसरे दिन के बाद उनका फ़ोन आया मेरे ऑफिस में और मुझे कहने लगे कि आप मुझे इधर आके मिल सकते हैं। तो मैंने बोला किस सिलसिले में? नहीं आप आ जाओ फिर बात करते जी। तो मैं गया तो एकदम रेड कारपेट वेलकम था और बैठा जब पहली बार गए थे तो उन्होंने एकदम झटक दिया था अच्छा कुछ है नहीं। और जब नेक्स्ट टाइम गए तो एकदम आओ बैठो चाय पियो ये पियो ऐसा। तो मैं भी बड़ा सोच में पड़ गया कि आदमी तो उस दिन तो ठीक से बात नहीं कर रहा था और ये अभी आज इतना चेंज कैसे हो गया। तो बोले विश्वास जी मैंने आपकी वो वसंत देसाई की साइक्लोस्टाइल देखी मैं हैरान हो गया। बोले मैंने 10 साल उनके साथ काम किया लेकिन इतनी जानकारी तो मुझे भी नहीं है जो आपने उसमें दी है जी। तो आपने मेरे गुरु का इतना काम किया है तो मुझे तो आपको मदद करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो बोले हमारे यहाँ जानकारी सब है लेकिन वो कैटलॉग फॉर्म में नहीं है। हम लोगों का क्या एक A&R डिपार्टमेंट करके हमारा एक डिपार्टमेंट है जो कोई भी रिकॉर्ड जब बनता है तो उसका एक मेमो टाइप होता है जी। तो उसमें प्रोड्यूसर डायरेक्टर बैनर गाने का मुखड़ा गाना गाया किसने लिखा किसने ये सब उसमें टाइप किया रहता है और वही जानकारी हम रिकॉर्ड पे छापते हैं। तो वो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको A&R रिकॉर्ड्स जो A&R के जो मेमोज है वो हमने सारे बाइंड करके रखे हुए है भाई। अच्छा। तो वो हम आपको रेफरेंस के लिए दे सकते हैं लेकिन आप ये ऑफिस के बाहर उसको लेके नहीं जा सकते अच्छा। क्योंकि उसमें हमने रॉयल्टी मार्किंग की हुई है तो वो डॉक्यूमेंट हमारा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है। आज तक हमने किसी को उसको एक्सेस नहीं दिया लेकिन आपका काम देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यू आर राइट पर्सन टू गिव एक्सेस तो आप इसको देख लो। तो जब मैं देखना चालू किया थोड़ा सा एक दो रजिस्टर उन्होंने मुझे दिखाया जो बाइंड किए हुए थे ऐसे एक रजिस्टर में करीबन 300 पेजेस बाइंड किए हुए थे। तो एक रजिस्टर मैंने ऐसे ही देखा तो मुझे समझ में आया ये तो बहुत ही वैल्यूएबल और ऑथेंटिक पूरा खजाना है पूरा इन्फॉर्मेशन तो बहुत जरूरी है। लता का अगर मुकम्मल बनाना है तो इसमें इसका रेफरेंस तो जरूरी है। हाँ। तो फिर मैंने बोला कि तो मुझे बोले आपको हम यहाँ पे टेबल कुर्सी सब अरेंज कर देंगे आप जितना दिन यहाँ बैठना चाहते हो बैठो और जो भी नोट करना है नोट कर लो आपके रजिस्टर्स में वगैरह ठीक है। बैंक से फिर मैंने 15-20 दिन की छुट्टी ली। अच्छा। हाँ मैं और एक मेरा दोस्त था प्रसाद सिंकर करके हम दोनों जाके उधर बैठते थे सुबह जाते थे 10 बजे और शाम को 5-6 बजे तक जब तक उनका ऑफिस चलता था तब तक हम लोग वहाँ बैठ के वो सारे रजिस्टर्स चेक करके जो इन्फॉर्मेशन हमको इम्पोर्टेंट लगती थी वो हम सारे नोट करके ले रहे थे जी। तो मुझे ध्यान में आया कि बहुत सारी ऐसी जानकारी है कि जो बाहर कहीं अवेलेबल ही नहीं है।
सही। कई पिक्चरों के रिकॉर्ड भी आज देखने को नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी जानकारी वहाँ पूरा लता जी का जो भी मिसिंग इंफॉर्मेशन था वो सारा लगभग वहाँ पे मिल गया हमको। तो मैंने सोचा कि चलो अभी मतलब काफ़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अपने पास आ गई है। और उसके बाद में जब मैं काम कर रहा था तो उस सिलसिले में मैंने कई संगीतकारों से मुलाकातें भी की, जैसे कल्याण जी आनंद जैसे कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल से, खयाम जी, ये अपने रवि साहब, ऐसे कई लोगों से मुलाकातें की और उनको बताया कि ये ऐसे ऐसे लता जी का काम चालू है। तो मैंने उनको हमेशा पूछता था कि भाई आप मुझे ये बताओ कि ये तो रिलीज पिक्चर के गाने का हो गया, लेकिन ऐसी कोई फिल्म है कि जिसमें के लिए आपने गाना रिकॉर्ड किया और वो पिक्चर शेल हो गई, डब्बे में चली गई, तो उस गाने का जानकारी भी, उस गाने का भी जानकारी अगर आप दे देंगे तो वो किताब में हम शामिल कर सकते हैं। तो कई लोगों ने ऐसे कई गाने बताए फिल्मों के नाम के साथ कि भाई ये फिल्म के लिए हमने ये फला गाना रिकॉर्ड किया था। कल्याण जी आनंद जी ने तो पूरा एक डायरी मेंटेन किया हुआ था, अच्छा, जिसमें उन्होंने जितने भी पिक्चर किए थे उसका पूरा डिटेल्स लिखे हुए थे, डेट ऑफ रिकॉर्डिंग वगैरह भी लिखी हुई थी। तो काफी, तो वो पूरी डायरी में से उन्होंने दी कि आप इसका जेरोक्स निकाल लो, तो मेरे पूरा डायरी का जेरोक्स निकाल के अभी भी है मेरे पास वो जेरोक्स। अच्छा। तो ऐसे कई संगीतकारों ने बहुत हेल्प तो 90 में ये जो किताब आई थी लता जी के ऊपर, तो उसकी कोई कॉपी आपके पास है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा सकूं? हम लोग जो बातें कर रहे हैं वो उस किताब की बात कर रहे हैं जो 1990 में आई थी और जिसको लता मंगेशकर जी के नाम से निकाला गया था। और ये किताब जो है, मैं इस किताब तो ये कवर ये भी आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि जिसमें लता जी की एक बड़ी प्यारी सी तस्वीर है और इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो इसका टाइटल है लता मंगेशकर गंधार स्वर यात्रा। ये बड़ी प्यारी सी किताब है और ये पहली किताब थी एक दूसरे सफ़र की, क्योंकि सेकुलर स्टाइल की किताबें तो आ चुकी थी, लेकिन अब ये प्रिंटेड फॉर्म में लता जी पे इन्होंने पहली किताब निकाली। थोड़ी इसमें ऐसी इन्फॉर्मेशन इन्होंने कलेक्ट किया था कि जो किसी और किताब से आपको हासिल नहीं हो सकती है। ये तमाम किताबें कहाँ मिल पाएंगी, कैसे मिल पाएंगी, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन चलते हैं इसी सीरीज की दूसरी किताब की तरफ। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। जी जी जरूर। जब रिसर्च किया उस टाइम ना यूट्यूब अवेलेबल था, ना इंटरनेट पे कोई जानकारी अवेलेबल थी, कुछ भी नहीं था। तो ये आज के जमाने में बहुत इजी है रिसर्च करना, तो बहुत सारे रेफरेंसेस, गाने वाने सब अवेलेबल हो जाए। ये उस टाइम पे किया हुआ है जब कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल, कोई ऐसा सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था। क्योंकि मुझे याद है कि उस ज़माने में, ये तो खैर किताब और रिसर्च की बात हो जा रही है, बीइंग अ म्यूज़िक लवर हम लोग एक एक रिकॉर्ड ख़रीदने के लिए जब किसी शहर में जाया करते थे घूमने फिरने या किसी काम से, तो पहला काम ये करते थे कि उस शहर के म्यूज़िक शॉप में जाते थे और वहाँ जाकर देखते थे कि यहाँ पर इनका कलेक्शन क्या है और उसमें ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो अपने पास नहीं है, और फिर उसे ख़रीद के लेके आया करते थे। तो इस तरह से हम लोगों के पास ये तमाम चीज़ें कलेक्ट हुई, लोगों की तलाश में रहते थे, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, कहीं से कोई कागज़ का टुकड़ा मिल जाए, कहीं से कोई पुरानी मैगज़ीन मिल जाए, क्योंकि हमारे पास उस वक्त यूट्यूब या इस तरह के जो साधन हैं जिनकी वजह से आज ये इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी के साथ दस्तयाब हो जाते हैं। और इसका एक फ़ायदा भी हुआ, एक नुकसान भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि जो चीज़ें अनरीचेबल थीं वो रीचेबल हो गई। नुकसान ये हुआ कि इन चीज़ों की जो अहमियत थी अब वो सिर्फ समझने वाले समझ सकते हैं, वरना जो लोग कदरदान नहीं हैं उनके लिए ये चीज़ें बेकार लगती हैं। लेकिन बहरहाल ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे देखने वाले आप लोग उन कदरदानों में हैं जो संगीत की कदर करते हैं, कलाकारों की कदर करते हैं। और इतना ही नहीं, ऐसी किताबों के जो तख्लीक़कार हैं, जो राइटर हैं, आप लोग उनकी भी कदर करते हैं। और यही वजह है कि इस चीज़ ने मुझे हौसला दिया कि आज मैं विश्वास नेरुलकर जी को लेकर आप लोगों के सामने आऊँ। तो विश्वास जी, फिर लता जी के बाद कौन सी किताब आपकी आई सामने? इसके बाद में आशा जी की करी थी। ओके। उसकी तो अभी कॉपी है ही नहीं मेरे पास। अच्छा। तो वो लता जी के बाद आशा जी का तो हिंदी में बहुत बड़ा काम है। लता जी के तो ये जब किताब बनी थी तभी तो 5066 सॉन्ग्स थे जी। और आशा जी की जब हमने बनाई थी 95 में, तभी उनके आशा जी के हिंदी फिल्म के ही गाने 7,500 हो गए थे जी। मतलब काफी बड़ा आउटपुट उनका था। तो उसके लिए भी काफी रिसर्च करना पड़ा और सबसे ज्यादा आशा जी का बड़ा अच्छा कोऑपरेशन रहा जी। आशा जी ने भी बहुत सारी जानकारी दी और वो किताब 95 में रिलीज हुई थी। देवानंद जी के हाथ से रिलीज हुई थी। देवानंद जी, हेमा मालिनी चीफ गेस्ट थे वो शो में और बहुत अच्छा शो रहा वो।
और उसमें आशा जी बड़ी खुश हो गई थी, और वही किताब के बेस के ऊपर और कुछ उसमें एडिशन वगैरह करके 2011 में उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा रिकॉर्डिंग करने वाली आर्टिस्ट के नाम से ऐड हो। उस वक्त तक आशा जी ने कितने गाने रिकॉर्ड किए हुए थे? 2011 तक करीबन 11,000 हो गए थे सभी लैंग्वेज में। जी जी, टोटल उनके कैरियर ऑल लैंग्वेज का जो अगर और सिर्फ हिंदी का अगर पकड़ा जाए तो करीबन 8,000 गाने हिंदी में हो गए थे उनके। तो पहली किताब लता जी के बारे में, दूसरी किताब आशा जी के बारे में, एक और किताब बहुत ही ज़ख़ीम सी, बहुत ही दबीज़ मोटी सी। अब ये देखिए कि ये में आपको तस्वीर जो नज़र आ रही है किशोर कुमार गांगुली जी, यानी कि हमारे किशोर कुमार जी के बारे में। ये एक बहुत ही ज़ख़ीम किताब है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि किशोर कुमार जी की ज़िंदगी के कितने पहलुओं पर किस किस तरह से रोशनी डाली गई होगी। ये किताब भी मेरे हाथों में है। और इतना ही नहीं, इसके बाद ये जो किताबों का सिलसिला चला तो फिर पैदल पे किताबों पे किताबें आती रहीं। ये किताब आप देख रहे हैं, ये मदन मोहन जी के बारे में है। मदन मोहन जी के बारे में भी इन्होंने जिस तरह से जो रिसर्च की थी और जो चीज़ें कहीं नहीं उपलब्ध थी वो इनके पास इन्होंने हासिल की और इस किताब को लेकर आप लोगों के सामने आए। फिर उसके बाद एक और किताब एक ऐसे शख्स के बारे में कि जिन्हें किंग ऑफ रिदम कहा जाता है और जिनके गाने आज भी उसी तरह से तरोताज़ा हैं, सुनने वाले के दिलों को भरमाते हैं। और आप समझ गए होंगे कि मैं किनका जिक्र कर रहा हूँ। ये थे नैयर साहब। ये नैयर साहब की किताब निकाली गई और जब नैयर साहब का जिक्र आएगा तो उस ज़माने में कुछ ऐसे म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिनमें ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन किससे बेहतर है काम के हवाले से। तो एक नाम फिर ये सामने आता है इस जोड़ी का, शंकर जयकिशन। और आप देख रहे हैं कि तमाम की तमाम किताबें अपने साइज़ के एतबार से भी बड़ी हैं और इनकी जो पेजेस हैं, पेजेस के एतबार से भी काफ़ी ज़ख़ीम, काफ़ी मोटी किताबें हैं। इन तमाम किताबों को लिखने में जो इन्होंने मुशक्क़त की होगी, जो रिसर्च किया होगा, इससे आप भरपूर तरीक़े से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे विश्वास जी ने इस काम में यूँ कह लीजिए कि ख़ुद को डेडिकेट कर देना। क्योंकि होता ये है कि पहले जो चीज़ हमारा शौक़ होता है बाद में वो हमारा प्रोफेशन बन जाता है। और फिर ये भी होता है कि हमारा प्रोफेशन, उसके पीछे भी वजह ये होती है कि फिर वो एक पैशन बन जाता है। और जब पैशन बन जाता है तो पैशन बनने तक भी गाड़ी रुकती नहीं है, उसके बाद एक और सफ़र शुरू होता है और फिर जाके वो चीज़ जो पैशन होती है वो एक ऑब्सेशन बन जाता है। तो आज मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो काम है रिसर्च का, ये विश्वास नरोडकर जी का एक ऑब्सेशन है कि जिसके बिना शायद ये सांस भी ना ले पाएँ, क्योंकि मेरे ख्याल से ये सांसें भी लेते हैं तो उसी रिसर्च के सिलेंडर से लेते हैं जो ये तो ये देखिए, ये खयाम साहब, ज़हूरुल हसन हाशमी। आप लोगों को बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उनके असल नाम से वाकिफ़ हैं, क्योंकि इनका ये नाम खयाम इतना मशहूर हुआ था कि बस सारे लोग इनको खयाम के ही नाम से जानते थे। बात कुछ आगे बढ़ती है और जिनके बारे में भी ये जिक्र कर रहे थे कि जहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ था कि जब राजू भारतन जी ने इनके ऊपर एक स्पेशल रिव्यू फुल पेज का लिखा था, वसंत देसाई जी, जो हमारे पुराने देखने वाले उनके जहन में न जाने वसंत देसाई जी के कैसे कैसे नगमे गूंज उठे होंगे। ये किताब वसंत देसाई जी पे है। और इतना ही नहीं, जब म्यूज़िक डायरेक्टर्स पे ये काम कर रहे थे तो वहाँ से बात और आगे बढ़ती है। फिर बहुत ज़्यादा इन्होंने शोहरत तो हासिल नहीं किया, लेकिन जो संगीत से वाबस्ता लोग हैं वो सुधीर फड़के के नाम से भी बखूबी वाकिफ़ हैं और इनका भी एक बड़ा ही खूबसूरत काम रहा इंडस्ट्री में, म्यूज़िक की इंडस्ट्री में। ये हैं सुधीर फड़के जी। इनका एक गीत था जो लता जी ने गाया था, बड़ा ही मशहूर हुआ था, ज्योति कलश छलके, ज्योति कलश छलके, बड़ा ही खूबसूरत। इनका हिंदी में का नाम इतना नहीं हुआ जी, लेकिन मराठी में जी किंग रहे। हाँ नहीं, लेकिन क्या है कि चूँकि हमारे जो दर्शक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब हिंदी लोग हैं, तो इनको ये बताना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि ये जो गीत है, जिस तरह से लता जी का वो गीत है ना, मेरे वतन के लोगों, मेरे ख्याल से इस देश का हर नागरिक इस गीत को ज़रूर जानता है, ज़रूर सुनता है। वैसे ही ये जो गीत था ज्योति कलश छलके, मैं चाहूँगा कि इस गीत को आप लोग एक बार YouTube पे जाकर, क्योंकि YouTube एक ऐसा माध्यम है कि अब शख्स जो भी चाहे जाके देख सकता है, सुन सकता है या इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकता है। तो ज्योति कलश छलके जिसके संगीतकार थे सुधीर फड़के जी, वो जाकर आप ज़रूर सुने। और
सिलसिला सिर्फ यहाँ रुक नहीं जाता। जब ये म्यूज़िक डायरेक्टर के ऊपर काम कर रहे थे तो फिर इन्होंने एक और तरफ नज़र डाली, और जो लोग शौकीन थे शायरी के, जो लोग शौकीन थे गीत के, जो लोग शौकीन थे नज़मों के, या कुछ एक जो तहरीर की खुशबू होती है, तो तहरीर के गुलशन को जिसने गुलजार बनाया वो शख्सियत थी गुलजार जी की। और इन्होंने गुलजार साहब पे भी एक किताब लिखी। अब एक ज़माना था कि जब आर डी बर्मन जी के साथ में गुलजार जी का एक बड़ा ही अच्छा एक एसोसिएशन रहा बात, उसमें कई फिल्में आई जिसमें आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब थे, गाने बड़े हिट हो रहे थे, इनकी लिखी हुई और उनका कंपोज किया हुआ। तो इन दोनों को मिलाकर एक साथ इनकी जोड़ी बनाकर हमारे विश्वास जी ने फिर ये किताब निकाली। हमारे सामने अभी उन 12 किताबों में से मेरा ख्याल है कि कुछ किताबें रह गई है जिनकी कॉपीज़ अब हमारे पास नहीं है, वरना की नहीं है। इनमें जो हैं, इनके अलावा जिनकी नहीं है उनके नौशाद जी, आर डी बर्मन और आशा जी की, तो 3 किताबें इस वक्त हम आपको नहीं दिखा सके, जिसके लिए हमें खेद है। तो ये वो इनका काम है कि जिसके हवाले से इनकी जान, इनकी पहचान, इनकी शोहरत म्यूज़िक के इंडस्ट्री के तमाम लोगों में, सुनने वालों में, देखने वालों में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं म्यूज़िक के अजीम रिसर्चर जनाब विश्वास निरूलकर जी से। विश्वास जी से एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा, क्योंकि आपका जो नाम है एक ऐसा नाम है कि जिस तरह से भी आपने राजू भारतन जी की बात की, मैं समझता हूँ कि कमोबेश कुछ वैसी ही अहमियत आपके भी नाम की, आपकी भी रिसर्च की है। क्योंकि जब भी कोई कंटेंट इस हवाले से आता है कि इसे आपने तहरीर किया है, उसके बाद फिर जो आगे की कार्रवाई, जो वेरिफिकेशन या जो चीज़ें होती है वहीं पर थम जाती हैं और ये सील्ड हो जाता है कि भाई अगर ये विश्वास जी ने लिखा है या इन्फॉर्मेशन अगर विश्वास जी की तरफ से आई है तो ये 100% ऑथेंटिक है। हम लोग कोशिश यही करते हैं ना कि भाई, क्योंकि ये एक बेसिक रिसर्च बुक है जी जी, जो किसी भी, अगर कोई सपोज कल मदन जी के ऊपर किसी को पीएचडी करनी है जी, तो उसके लिए मेन रिसर्च मटेरियल हो जाता है जी। तो कोई भी ऐसी अनशन बात डाल के किताब बनाने में कोई मतलब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बिल्कुल ऑथेंटिक और हर तरफ से हमको गारंटी है कि ये इन्फॉर्मेशन जो मिली है उस बिल्कुल जेन्युइन है जी, वही इन्फॉर्मेशन हमने किताब में डाली। जी जी जी। ये आईपीआरएस से आपका जो ताल्लुक रहा उसके हवाले से ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए कि। हाँ जी, ये 1995 में जब आशा जी की बुक रिलीज हुई तो काफ़ी चर्चा हो गया उस किताब का, क्योंकि इंडस्ट्री के काफ़ी लोग उसमें आए थे। तो सब जगह चर्चा हो गया कि भाई ये इतना रिसर्च करके ऐसी किताब बनाई है। तो आईपीआरएस के संजय टंडन जी का मुझे फ़ोन आ गया जी। उन्होंने कहा कि आपके पास इतनी सारी जानकारी है, तो हमारे कई मेंबर्स हैं कि जिनके पास अपनी खुद की डिटेल्स नहीं है, तो आप उनके रिकॉर्ड्स हमको बना के दे सकते हैं। तो मैंने बोला आप बिल्कुल बना के दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। तो बोले आपका जो भी रेम्यूनरेशन वगैरह रहेगा हम पे कर देंगे और आप हमारे लिए बनाइए। तो उन्होंने कई आर्टिस्टों के नाम दिए, उसमें बड़े बड़े लोग थे, जैसे मजरू साहब थे जी, तो ये अपने अनजान साहब थे, आर डी बर्मन, फिर ये उषा खन्ना, इंदिवर, नदीम श्रवण, मतलब पुराने से लेके नए तक सबका उन्होंने मुझे बड़ा एक लिस्ट थमा दिया और बोले इनका पूरा रिकॉर्ड आप हमको बना के दे दीजिए। उसका जो भी ये है, उन्होंने एक फॉर्मेट उनका दे दिया मुझे, इस फॉर्मेट में हमको जानकारी चाहिए। तो उस फॉर्मेट में फिर मैंने वो सारी जानकारी बना के मैं देता गया और उसकी वजह से मेरा इंडस्ट्री में, म्यूजिक इंडस्ट्री में काफ़ी नाम हो गया जी, कि भाई किसी को भी अपना लिस्ट बना के आईपीआरएस में देना है तो विश्वास जी को पकड़ो। तो उसकी वजह से काफ़ी लोगों का मैंने काम किया और वो बिल्कुल ऑथेंटिक माना गया। क्योंकि जैसे उषा खन्ना जी का एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि उषा खन्ना जी ने जब मुझे बोला कि भाई बनाओ, तो मैंने उनका पूरा बना के जब मैं लेके गया देने के लिए, तो उन्होंने मुझे पूछा कि कितनी फिल्मों में मैंने म्यूजिक दिया है। मैंने बोला मेरे पास जो अभी ये रिकॉर्ड बना हुआ है उसमें 182 फिल्म्स आई है। तो एकदम सरप्राइज हो गई, बोली मैंने इतनी पिक्चरों में म्यूजिक दिया है, मुझे तो लग रहा था मैं 100 पिक्चर मुश्किल से की होगी, इतनी पिक्चर है। मैंने बोला देखो पूरी लिस्ट सामने। लोगों की हैरानगी का वो आलम देखने के लायक रहता होगा कि जिनके बारे में जिन्हें खुद अपने बारे में नहीं पता हो कि उन्होंने क्या कारनामे अंजाम दिए, कितनी फिल्मों में संगीत दिया, और आपके माध्यम से उन्हें पता चलता है। बिल्कुल। और ये पल उनके लिए भी बहुत ही खुशी का रहता होगा कि जब विश्वास जी बताते होंगे कि आपने ये कारनामे अंजाम दिए हैं। तो ये तो था आईपीआरएस के हवाले से। लेकिन आज जो किताबों
की जो ये जो है मेरे सामने ये किताबें, और इतनी खूबसूरत किताबें, इतने प्यारे अंदाज में। इसमें सबसे बड़ी इन किताबों में ख़ास बात यह है कि ये बस ऐसे आप देखिएगा कि फ़नकारों की किताबें लिखी जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हज़ारों की तादाद में इस तरह के लोग किताबें लिखते हैं। लेकिन एक बात होती है कि अगर हम किसी कलाकार को, किसी फ़नकार को या उस शख्स को जिससे हम मोहब्बत करते हैं, उनकी अज़मत का एतराफ़ करते हैं, तो उसके लिए हम जो किताबें लिखते हैं तो हमारी जो प्रेजेंटेशन है उसका मयार क्या है? क्या वो मयार उस शख्स की शख्सियत के एतबार से है या जस्ट हमने किताब लिख दी और कहानी ख़त्म हो गई? लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि मैं कोई भी किताब उठाऊँ, खा वो ये गुलजार साहब वाली हो या फिर हमारे ये सुधीर फड़के साहब की हो, ये तमाम की तमाम किताबें बहुत ही खूबसूरत अंदाज में और बहुत ही एक अहम तरीक़े से इन्हें पेश किया गया है, ताकि ये किताबें अगर आप हाथों में लें तो इसके अंदर जो कंटेंट है वो तो बाद में आप पढ़ेंगे। किताबें आपके हाथों में आते ही अपनी अहमियत का एहसास दिला देती हैं कि मैं जो तुम्हारे हाथों में हूँ, मैं कितनी कीमती हूँ, और मेरे अंदर जिस शख्स के बारे में बातें कही गई हैं वो कितना बड़ा होगा, कितना अजीम होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये गुफ्तगू, आज की ये मुलाकात आप लोगों को भी पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने कभी ये नहीं सोचा कि आप हमारे सिर्फ दर्शक हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं अपने फैमिली के लोगों के सामने बैठा हूँ और जो मैं बातें कर रहा हूँ अपने फैमिली के लोगों से कर रहा हूँ। तो आज की मुलाकात बस यहीं तक। अपने दोस्त जावेद नसीम को इजाज़त दीजिए, बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। नमस्कार। नमस्कार।